हेलो भाई, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होगा भी नहीं कि मेरी किसी भी हफ्ते वीडियो नहीं आएगी। आपको पता है, मैं एक या दो वीडियो तो आती ही आती है मेरी हफ्ते में। कुछ समय बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, कुछ कारण ऐसे थे। खैर, हाँ जी, तो ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, मेरा मन तो था अरुण कुमार की जो हत्या की गई है, राहुल नाम के लड़के के साथ जो लिंचिंग की गई है, और पूरा जो सेकुलर वर्ल्ड है हमारा हिंदुस्तान का, एक सोसाइटी है सेकुलर लोगों की, सारी शांत बैठी है। ये वही लोग हैं जो तबरेज़ अंसारी पे पोस्टर लेके खड़े हुए थे, जस्टिस फॉर तबरेज़ अंसारी, आई एम ऑल्सो मुस्लिम, #जस्टिस फॉर मुस्लिम्स। ये जो कहानियाँपंथी दिखा रहे थे ये लोग, ये अब अरुण के हत्या पे, ये राहुल की हत्या पे, राहुल की लिंचिंग पे, जो तमिलनाडु में अरुण कुमार के साथ हुआ, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के टॉपिक के ऊपर होगी, और बड़े अच्छे से मैं बोलूँगा इसके ऊपर। खासकर ये जो लोग हैं, ये जो एक ही तबके को, खासकर हिंदुओं को गाली देना जानते हैं, हिंदुओं को मारना काटना जानते हैं, और हम हिंदू जो है, हमें भाईचारा निभाने की आदत है और हम उसी में चुद रहे हैं। खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि समय में लूँगा नहीं आपका। और मेरे पास 2 टॉपिक हैं आज के। पहले तो पबजी जो कल बैन हुई है, और जो जीडीपी हमारे नीचे गिरी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मैं जीडीपी वाले टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। लोगों ने मुझे कहा कि सारा भाई जीडीपी नीचे गिर गई है, अब तक की सबसे वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी का हिस्ट्री में हिंदुस्तान की। आपको क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीडीपी गिरना और जीडीपी का सबसे नीचे आना इतिहास में लेके अब तक, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। हम चाहे मोदी के सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें बात को मानना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। भले वो कुछ भी कह दें कि ये तो चाइना के बैन होने के बाद हुआ है, चाइना कुछ चीज़ों को बहिष्कार करने के बाद हुआ है। भाई, ये स्टेप भी तो सरकार का ही था, ये सब चीज़ें, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और निर्मला सीतारमण, देखिए मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा जब पिछले साल मंत्रालय दिए गए थे बीजेपी के आने के बाद, तो ना मैं 2 मंत्रालयों से बिल्कुल खुश नहीं था। पहली बात तो जो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, और निर्मला सीतारमण को जब ये दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, दोनों से मैं खुश नहीं था। आपको पता है, क्योंकि मनोहर पार्रिकर के बाद कोई भी अच्छा रक्षा मंत्री आया नहीं है। अरुण जेटली जी को दी गई है, वो भी दी गई थी, वो भी नहीं संभाल पाए। कुछ ऐसा दिखा नहीं मनोहर पार्रिकर जी के बाद। उसके बाद ये निर्मला सीतारमण मानते हैं कि महिलाओं को इन्होंने जो है, महिलाओं के प्रति जो है ध्यान दिया, महिलाओं को, गरीब तबके के लोगों को, नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको मंत्रालय दिए गए। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और #रिजाइन निर्मला सीतारमण ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, और ज़रूरी भी है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एक बीजेपी के आदमी ने बोल दिया, मैं गाली देना तो ज़रूर चाहूँगा उस बहन के लंड को, उसने बोला है कि जीडीपी नीचे आ गई तो हम क्या करें, आप लोग देशद्रोही हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं आप लोग। अरे, जीडीपी नीचे आ गई है, हम लोग मोदी के अगर सपोर्टर हैं भी, तो भी हमारा हक बनता है पूछने का। ये बीजेपी का एक नेता ने खुले में कह दिया कि एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं जो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अरे यार, आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ठीक है ना? और ये मैं 100% कहना चाहूँगा कि इनको रिज़ाइन करना ज़रूरी है, बिल्कुल है। निर्मला सीतारमण जी के बस की नहीं है। भले ही रक्षा मंत्री भी पहले थी, तो भी मैं इनसे खुश नहीं था। मतलब अपने एक पर्सनल जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रही है, भले ये चीन चली गई वहाँ पे सैनिकों के साथ, लेकिन जो एक स्तर होना चाहिए ना एक मिनिस्टर का, मानता हूँ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, बहुत ही एक सिविलाइज्ड है, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड लेडी हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ नहीं होता ना जब तक आपको मंत्रालय जो दिया गया वो नहीं संभाल सके ना। और रिज़ाइन इनका करना ज़रूरी है। अगर सरकार के ऊपर इतना प्रेशर है, इनको रिज़ाइन देना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि इनको रिज़ाइन देना चाहिए।
और बीजेपी सरकार की, हिंदुस्तानी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीडीपी नीचे आई है तो सामने आके उसको फेस करे, ना कि दूसरों का एंटी बोल दे। शर्म की बात है ये, अगर किसी ने बोला भी है तो शर्म की बात है ये। चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन आपके हक है सरकार से पूछने का, और आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। ये कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस से हम पूछते, अगर हम कोई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि तुम तो एंटी नेशनलिस्ट हो, तुम बीजेपी के भक्त हो इसलिए वो तुम बोल रहे हो, तो हमको बुरा लगता ही, किसी को भी लगेगा। और जिसने ये सवाल पूछा था, बाय द वे, वो जिस मीडिया रिपोर्टर का था, वो बीजेपी को ही सपोर्ट करता हो मीडिया, वो मीडिया चैनल, वो अन्य टीवी की तरह नहीं है, वो आज तक की तरह नहीं है, वो बाकी। लेकिन जिसने पूछा था तो वो रिपोर्टर भी उसी चैनल का है। तो कहना मतलब यह है कि बात साफ है, बीजेपी को से भागना नहीं चाहिए। भागोगे तो आपका वक्त बहुत ख़राब हो जाएगा। और यूथ से आप वैसे ही जो है इस वक्त, जैसे हमने कल पबजी बैन करी, मैं इस बात पे आ जाता हूँ। पहली बात तो मोदी ने पबजी बैन करी है। अब लोग मुझसे कह रहे हैं कि सारदा भाई आपको खुश हो क्योंकि आपने पबजी को गालियाँ दी हैं जब भी पबजी के ऊपर बोला है, तो या आपको दुख हो रहा है कि यार यूथ खेलता था, ये पबजी खेलता था, उनको क्या है अगर कोई पबजी खेलता भी है तो क्या हुआ। देखिए, पहली बात तो मैं अच्छा कहूँगा या बुरा कहूँगा एक तरफ है, लेकिन कोरे कागज़ पे आपको अभी के अभी लिख सकता हूँ कि पबजी के ऊपर बैन टेम्परेरी है। मेरी ऑब्जर्वेशन ही कहती है, और 100% आप देखेंगे कि पबजी के ऊपर बैन जो है वो लिफ्ट कर लेगी सरकार। बैन हटेगा और 100% हटेगा, 100% बैन ये हटेगा। टेम्परेरी बैन है, हो सकता है ये कुछ घंटे का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, लेकिन इसी साल के अंदर अंदर आप दोबारा पबजी खेलेंगे। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन पबजी के ऊपर बैन जो है टेम्परेरी है। तो ज़्यादा इसके ऊपर इस चीज़ को बढ़ावा देना मैं नहीं समझता कि ज़रूरी होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक है, जीडीपी नीचे आई है, हमारे हिंदुओं के कत्ले हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि हमको ये टॉपिक पे खासकर यूथ को ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि कौन मर रहा है या कौन पबजी खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। पबजी के साथ 118 ऐपें बैन हो गई हैं, ये है वो है, वो ज़रूरी भी था। चाइनीज़ ऐप करी हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन पबजी, मैं स्पेसिफिक पबजी का नाम ले रहा हूँ, बाकी जो ऐप्स बैन हुई मैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा। स्पेसिफिक पबजी के बारे में बात करूँ तो पबजी के ऊपर बैन टेम्परेरी है, और वो ज़रूर जो है बैन उठेगा, दोबारा बैन लिफ्ट कर लेगी सरकार और आप लोग दोबारा पबजी खेलेंगे। मानता हूँ मैंने पबजी के ऊपर गाली दी, मैं इस बात का जवाब दे दूँ, मैंने पबजी को हमेशा गालियाँ दी हैं, क्योंकि जो यूथ पागल हो गया था। आप देखते थे कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों ने अपने घरों, मतलब सारा माँ बाप की पूरी सेविंग्स जो है उनके ऊपर आग लगा दिया कि 16 लाख रुपए बच्चे ने अपने माँ बाप की सेविंग्स, और कितने सारे किस्से ऐसे आए हैं पबजी करके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। चाइना इधर से आ गया, उसकी घटियापंती बढ़ी जा रही है बॉर्डर पे, उसको भी दोबारा जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ के ऊपर पबजी बैन हुई है ना, निशाने में तो थी पबजी, माँ बाप खुश हुए हैं, लेकिन टेम्परेरी फेस है ये, पबजी दोबारा खुलेगी। और जो मैंने गालियाँ दी है पबजी को, मैंने इस कारणवश दी है क्योंकि यूथ जो पागल हो गया था इस चक्कर के पीछे, और जिनके सिर्फ ध्यान बंटवा रहे थे हम, बस उस चक्कर में मैं सिर्फ जो हूँ मैं इसके खिलाफ था, ना कि इसके लिए कि पबजी जो है वो लोग खेले ही ना, अपना टाइम पास ही ना करें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग थे जो अपने ऑफिस से आते थे, रात को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए 2 गेम खेल ली, 3 गेम खेल ली, वो उनके ऊपर था। उनको भी इस चीज़ का सफ़र करना पड़ेगा। मैं उस चीज़ के तो थोड़ा खिलाफ तो हूँ ही, कि जो पबजी की जिनको लत थी उनके चक्करों में इन लोगों को भी सफ़र करना पड़ेगा। जो जिनको लत नहीं थी, सिर्फ अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए खेलते थे। मुझे ये चीज़ तो बुरी लगी है, मैं इसके खिलाफ भी हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पबजी वापसी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेल सकते हो, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि मेरे यार दोस्त बताते रहते हैं मेरे को कि पबजी नहीं है तो ये खेल लेंगे, वो खेल लेंगे। लेकिन जो ट्रेंड पबजी का था, मानता हूँ कि मैं उसके खिलाफ हूँ और रहूँगा भी। लेकिन पबजी के ऊपर बैन टेम्परेरी है, आप लोग निश्चित रहिएगा, पबजी दोबारा आएगी और बहुत जल्दी आएगी। मैं कह रहा हूँ कुछ घंटों का या कुछ हफ्ते का, या हो सकता है 1 महीने का, या लेकिन इस साल के अंत तक पबजी दोबारा आप खेल लेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं कोरे कागज़ पे लिख सकता हूँ। बाकी मैंने इसी को आज रिएक्शन देना था, क्योंकि मेरा मन तो कल से ही था मैं इन हरामजादों की गांड मारूँ आज। ये जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर सोसाइटी के जो प्रधान बनने फिरते हैं मादर चौथ के पिल्ले, ऊपर से रिया चक्रवर्ती का आपने सुना ही होगा। रिया चक्रवर्ती ने फिर
अब वो प्लान कर रही हैं कि इन्हीं के माँ बाप, सुशांत सिंह के माता पिता और इनके जो सपोर्टर हैं उनके खिलाफ केस डालने के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, ये आपने कहावत सुनी है ना, सेम चीज़ वही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, हम उसके साथ हैं। ये घिसे पिटे डायलॉग जो है ना, पूरे सेलिब्रिटी का समाज बोल रहा है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, उनका समाज पूरा बोल रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि महेश भट्ट इनका बाप बैठा है, जिसका डेविड हेडली के साथ, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ, टेररिस्ट के जो ग्रुप होता है, टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उनके साथ कनेक्शन हैं। तो कोई अक्षय कुमार, कोई शाहरुख खान, कोई आमिर खान, कोई सलमान खान नहीं बोलेगा महेश भट्ट के खिलाफ, रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लेगा। लेकिन हम ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी के पाप की कमाई नहीं खाते, किसी को मार के लटका के उसके पैसे नहीं हड़पे इन लोगों की तरह। और आज भी जो शख्स बॉलीवुड का है और वो सुशांत के खिलाफ, सुशांत के साथ नहीं खड़ा है, जो रिया चक्रवर्ती या महेश भट्ट का नाम नहीं ले रहा है, आप सबको मैं बता दूं, आप खुद एक हराम की कमाई खा रहे हो। आप खुद एक हराम की, आप मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप लोग सुशांत के सपोर्टर हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ जाके रोटी खा रहे हो, तो आप लोग हराम की खा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपके फैंस हैं, वो सुशांत के भी फैंस हैं, और आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो, तो आप लोग हराम की खा रहे हो, ध्यान रखना। मेरी बातों, मेरे शब्दों पर अगर ना जाओ तो मेरी गहराई पे जाओगे तो आप बात समझेंगे कि अगर मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ, सलमान खान का फ़ैन हूँ, XYZ किसी का भी फ़ैन हूँ, मैं सुशांत का भी फ़ैन हूँ ना। मैं बॉलीवुड के नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, बाकी लोग बोल रहे हैं ना, 130 करोड़ की जनता बोल रही है ना। तो ये लोग जो हैं मेरे भाइयों बहनों, ये लोग जो हैं, ये लोग क्या फैंस के साथ नहीं रह सकते? नहीं। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो महेश भट्ट है, जिनका टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लेना देना है, जिसने कितने लोगों के करियर बर्बाद किए, जिसका रिया चक्रवर्ती के नाम सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती का इस केस के साथ, और रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ कनेक्शन है, तो जो उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, अपने फैंस के खिलाफ एक तरीके से वो लोग जा रहे हैं, तो हराम की तो खा रहे हैं। तो बॉलीवुड के दल्लों को मैं बात बता दूंगा, मादर चोदों, हरामजादों, बिके हुए लोगों, तुम जैसे घटिया नहीं है कोई। तुमसे अच्छा, तुमसे लाख गुना अच्छा एक मजदूर होता है जो कम से कम मेहनत करता है और रोज़ रोटी खाता है। तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारे हाथ में अगर देश दे दिया जाएगा ना, तुम उसको भी बेच दोगे, वो भी कहाँ पे? आतंकवादियों के हाथों। बॉलीवुड सबसे बड़ा आतंकवाद है, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, बॉलीवुड सबसे बड़ा आतंकवाद है। बायकॉट करो, बायकॉट। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा अपने और अपने परिवारजनों का। चलो दोस्तों, जय हिंद।